Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the law of Newton's law of motion. There are the three law of motions of Newton's. First law is called law of inertia. यानी कि अगर फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू द definition, according to this law, a body remains in the state of rest or uniform motion unless it is acted upon by an external force. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इस लॉ का, इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट की कंडीशन पर है तो वो रिमेन्स रहेगी रेस्ट की कंडीशन पर, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. लेट अस कंसीडर गाइस, अगर मैं बात करता हूं कि मैं एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हूं. यूनिफॉर्म मोशन मींस दैट एक ही चाल से चल रहा हूं और पीछे से आगे किसी ने मुझे धक्का दे दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, बिल्कुल ही एक अलग मोशन में चला जाऊंगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वो मोशन हमारे पास आया. सपोज कीजिए एक फुटबॉल मेरी तरफ आई और ऐसे करके आया और मैंने यहां से दोबारा किक मार दिया उसको, तो यानी क्या हो गया, उसके मोशन में चेंज हो गया. यानी कि इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई अप्लाई किया गया था हमारे पास. दूसरी कंडीशन अगर रेस्ट की बात करूं, अगर इस मार्कर को मैं यहीं पे इसी टेबल पे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इयर्स के लिए, मंथ्स के लिए रख देता हूँ तो ये यहीं पे रहेगी मुझे आने के बाद भी, क्योंकि ये अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं किया गया इसके ऊपर. अगर हाँ कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि एयर के कारण तो नहीं, हाँ उस रूम पर एयर भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक ऐसा पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर सके. तो ये उसी कंडीशन में उसी प्लेस पर ये हमें देखने को मिलेगी. तो और भी अच्छे एग्जांपल्स हम लोग इसमें लेके चलेंगे, प्लीज फोकस ऑन देयर. कि यानी कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हिंदी मीडियम, फर्स्टली लुक एट हियर. यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए. इज इट क्लियर गाइस? सो लेट अस कंसीडर हियर लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको कहने का मतलब क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया को अगर मैं कुछ करना चाहूं तो क्या होता है इनर्शिया का मतलब, समझिए. सबसे पहले इनर्शिया से हमें तीन चीजों का पता चलता है: इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन एंड डायरेक्शन. अब ये तीनों चीजें क्या क्या चीज है, ये तीनों चीजें अपने अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि रेस्ट और मोशन में दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा. सबसे पहली कंडीशन गाइस, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रेस्ट का, तो रेस्ट का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आएगा बस का, क्योंकि वो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में एक अच्छा टीचर आपको एग्जांपल जरूर देता है. कंडीशन को समझिए. अगर कोई बस स्टॉप पर खड़ी है, अगर कोई बस स्टॉप पर है और अगर आप वहां पर जाते हैं और वहां पे सीट पे जाके बैठ गए तो आप किस कंडीशन में बैठेंगे, रेस्ट की कंडीशन पे बैठेंगे. तो आप किस पोजीशन पर, रेस्ट की पोजीशन पर. अब बस जब चलना शुरू करेगी तो आपकी बॉडी क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है जब रेस्ट से आप डायरेक्ट मोशन पर आते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे व्हेन यू आर द सिटिंग पोजीशन इन बस. सेकंड कंडीशन समझते हैं गाइस. पेड़ पर लीव्स, यानी कि एक ट्री है, ट्री की लीव्स है कुछ हमारे पास में, और उस ट्री को आपने अगर मूव किया, मोशन में लेके आए तो आपकी जो पत्तियां वो नीचे गिरना शुरू कर देती है. तेज हवा चलती है तो पेड़ इधर मोशन करेगा और उससे भी क्या होता है, लीव्स नीचे को ड्रॉप आउट हो जाती है. तो ये भी कंडीशन है, क्योंकि पेड़ को हम मोशन में ले आए, ट्री को मोशन में ले आए, लेकिन लीव्स क्या हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में है. अगर एक मोशन में है दूसरा रेस्ट में है तो वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है. सेकंड कंडीशन, when we are talking about the motion, तो गाइस अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस में आप चलती हुई बस में बैठे और बस ने चलना शुरू कर दिया और आप चाहे बैठे हो चाहे आप खड़े हो ऐसे करके इधर पे, अब बस चल रही है. बस ड्राइवर ने अगर ब्रेक किया तो ब्रेक मारते ही आप क्या होगा, आपकी बॉडी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे को मूव हो जाती है. ये कंडीशन कहलाती है हमारे पास मोशन की. होता क्या एक्चुअल में, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट की कंडीशन पे होती है गाइस. अगर रेस्ट की कंडीशन पे हमारी बॉडी है तो क्या होगा, अगर आप सीधे लेके आ रहे हो कंडीशन को, अगर जैसे कि मैं बस के अंदर खड़ा हूं ऐसे करके और जैसे बस ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, ऊपर वाली रेस्ट की कंडीशन में, नीचे वाली मोशन की कंडीशन में. तो तुरंत वो जैसे रेस्ट की कंडीशन में ले जाता है हमारी बॉडी क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ को चली जाती है. तो ये था हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन. थर्ड आता है गाइस हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो आपने बस के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, जब आप स्कूल डेज में स्कूल जाते थे बस के अंदर या फिर कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम राइट मोड़ते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाते हैं और लेफ्ट मोड़ते हैं तो राइट की तरफ मूव हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन इनर्शिया.
अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो ये किस कंडीशन में काम आती है? अगर आपने किसी लोहार को देखा होगा जब वो चाकू पे धार लगाता है तो वो किस कंडीशन में लगाता है? उसके बाद एक मोशन करने वाला ऐसे इलेक्ट्रिक बैंड होता है, यहाँ पर वो किसी चीज को छुआएगा तो इधर से क्या होगा, चिंगारियां निकलती है और चिंगारियां ऐसे रोटेट होकर यहाँ से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर गाइस? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, स्क्रीनशॉट लास्ट में आप लोग ले सकते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने माइंड से कैसे, बहुत सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब आप बताइए, अगर मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं तो क्या इस एग्जांपल का नोट्स बना सकते हैं? नहीं, ये तो एक बहुत ही डेली लाइफ के एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप अपने रोटेशनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि इन अ बस वी आर टेकिंग द एग्जांपल व्हेन वी आर एट द रेस्ट पोजीशन इन इनसाइड ऑफ बस, तो हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं और क्या इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये तीनों इंसिडेंट्स है हमारे पास जो रियल लाइफ से इंडिकेट करती हैं। तो आप लोग ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा आप रीडिंग करते रहिए, लेकिन आप लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज इस तरीके से डेवलप इसमें करनी है। अगर गाइस इसी कंडीशन में मैं रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के बाद अगर मैं बात करता हूं किसी भी चीज की, तो आप हर चीज के ऊपर एक्ट कर सकते हैं एग्जांपल्स को। एज लाइक आई एम टेकिंग द ग्राउंड एग्जांपल्स। अगर मैं एक प्लेग्राउंड की अकॉर्डिंग चलूं तो क्या होता है, अगर हम फुटबॉल प्ले कर रहे हैं तो फुटबॉल में अगर मैंने किसी फुटबॉल पे किक किया तो फुटबॉल कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद, ओपन फील्ड है बिल्कुल, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो अपने आप ही रुक जाता है। अपने आप रुकने का मतलब क्या है उसमें? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखते हैं इधर पे फोर्स क्या होता है एक्चुअली हमारे पास में। अगर मैं किसी भी बॉडी को मूव करता हूं ऐसे करके जस्ट, तो वो आगे जाके रुकने का मतलब है कि उसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो कि उसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। तो यानी कि अगर मैंने फुटबॉल पे किक किया, इट इज फुटबॉल पे किक किया मैंने, और फुटबॉल आगे की तरफ मूव हो रही है और यहाँ से क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो कि इसके अपोजिट वर्क कर रहा है इसको रोकने के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द फुटबॉल, अगर वो फुट और बॉल, यानी अगर वो फुटबॉल से ज्यादा है अगर फ्रिक्शनल फोर्स, तो फुटबॉल विल बी स्टॉप, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रुक जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द फुटबॉल फोर्स तो क्या होगा, ये आगे को निकल जाएगी आपके पास, ये रुकने का नाम नहीं लेगी आपके पास। इसीलिए गाइस अगर फ्रिक्शनल फोर्स, हर एक अपोजिट फोर्स अगर नहीं होगा आपके पास में, तो क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ये क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस फुटबॉल को रोकने का काम करता है। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा मैं इसके अंदर क्या समझाना चाह रहा था। 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसी को एनालाइज किया होगा, एग्जांपल्स भी शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे आई होप। सो प्लीज गाइस नोट इट डाउन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर मैं बात करता हूं, सेकंड लॉ हमारे पास मोशन का जो है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम को p बोला जाता है, is directly proportional to the impressed force which is acting in this direction। यानी कि जिस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है किसी भी मोमेंटम के थ्रू, यानी कि कोई मोमेंटम का मतलब आप समझिए, मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है p2 माइनस p1, यानी कि किसी भी p2 माइनस p1 का मतलब हो गया कि मोमेंटम 2 टू मोमेंटम 1 में जो भी चेंजिंग आ रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑन दिस फोर्स, तो वही हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। आप समझिए इस चीज को। मैं आपको इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि हमारे पास डेली लाइफ का फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू m into a। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द F इक्वल्स टू m into a, तो यहां पर क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अगर मैं बात करता हूं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, तो ये आया कहां से, ये फार्मूला जनरेट कहां से हुआ हमारे पास। तो देखिए गाइस, इसको जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे, यानी कि द फोर्स है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को गाइस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dp, यानी कि p से हम लोग डिनोट करते हैं, तो dp का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास p2 माइनस p1। चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज हो रहा है मोमेंटम किसके रिगार्डिंग हो रहा होगा, टाइम के सीक्वेंस में, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp अपॉन dt, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है हमारे पास। सो गाइस व्हाट विल बी राइट हियर, द फोर्स
इक्वल साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट जोड़ लेते हैं k, दिस इज इक्वल dp अपॉन dt आल्सो। k यहां पर एक कांस्टेंट हमारे पास में, अगर मैं बात करता हूं p की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फोर्स इज इक्वल्स टू k, और d को हम लोग बाहर ले लें तो p, जो मोमेंटम होता है हमारे पास p, दैट इज m into v, मास into वेलोसिटी। मोमेंटम इज कॉल्ड मास into वेलोसिटी, सो वी विल कंसीडर mv अपॉन dt हियर। लेट्स फोकस कि अगर आपको यहां पर मैं साइड में लेके चल रहा हूं गाइस आप लोगों को, अगर मैं बोलता हूं k dm upon dt, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू k, अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, तो हम लोग मास पे भी d का यूज नहीं कर सकते, यह क्या हो जाएगा dv अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा नीचे dt, और dv अपॉन dt की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन a, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम को कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन, यानी कि f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k m, और इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग a, और यहां पर k क्या हो जाएगा, k इज अ कांस्टेंट, की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, f is equals to m into a, this is the final formula we created, यानी कि this derivation is called second law of न्यूटन, यानी कि इसको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। मोमेंटम की इसमें बात इसलिए की जाती है क्योंकि यहां पर मोमेंटम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द external force which is acting on the objects. Is it clear guys? So please note it down. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लोगों के लिए, हालांकि यहाँ से बहुत रेयर केस पे क्वेश्चंस आते हैं थ्री लॉ ऑफ मोशन से, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हेल्पफुल रहती है हर एक चीज के लिए। प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट इज आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो भी आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। सपोज दैट कि अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहते हैं हम लोग, every action there is an equal and opposite reaction, it is known as the third law of motion, यानी कि यहाँ पर जो भी हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन हमें तुरंत देखने को मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब समझिए एग्जांपल्स के थ्रू, यानी यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एक छोटे से बैलून की बात लेता हूँ, अगर मैं गुब्बारे की बात लेता हूँ, तो गुब्बारा इस टाइप का हुआ हमारे पास में, और यहां से आपने उसको फुलाया, अगर आप उसको फुलाते हैं, गुब्बारे को फुलाने के बाद में आपने क्या किया, उसको इसी तरीके से जिस पोजीशन पे रखा है इस पोजीशन में ऐसे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, गुब्बारा तो ऊपर को जाता है, लेकिन इसकी एयर क्या होती है, एयर विल गो डाउनवर्ड्स एंड बैलून विल गो अपवर्ड्स, यानी कि आपने देखा होगा जब गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता था हवा नीचे की तरफ निकलती है। सेम टाइप ऑफ एग्जांपल रॉकेट, अगर मैं रॉकेट की बात करता हूं तो मिसाइल से रॉकेट जो हमारे पास ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशराइज एयर निकालती है, बहुत ज्यादा स्मोक निकालती है हमारे पास, स्मोक नीचे की तरफ जाएगा और रॉकेट कहां जाएगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सभी एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, ये एक्शन और रिएक्शंस के होते हैं। गाइस अगर मैं दूसरी कंडीशन लूं, अगर मैं जितनी जोर से अब इस पंच करूंगा अपने इस व्हाइट बोर्ड को, ये भी अपनी तरफ से रिएक्शन देगा मेरे हैंड पर और मेरे हाथ में भी चोट लगेगी। अगर आपने एक और एग्जांपल देखा होगा तो इस एग्जांपल को आप समझ सकते हैं। अगर ये कोई रिवर है हमारे पास में और यहाँ पर लैंड है हमारे पास, और इस लैंड पर आप लोगों को अगर आना है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास में एक नाव है, अगर ये एक शिप है हमारे पास, शिप तो नहीं होगा, नाव कह सकते हैं इसको हम लोग, अगर ये है हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर कोई एक पर्सन खड़ा है, अगर कोई यहाँ से जंप लेगा, इफ यू वांट टू जंप फ्रॉम हियर टू हियर, तो जिस भी स्पीड से वो जंप लेगा, जितने भी फोर्स से वो जंप लेगा, तो क्या होगा कि ये अपने आप से नाव को जितना पीछे धकेलेगा ये उतना ही आगे को जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जैसे नाव से जंप लेगा तो नाव पीछे जाएगी और आपकी बॉडी आगे जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल स्विमर्स का लेते हैं। जो लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते समय आपने देखा होगा द मोमेंटम ऑफ देयर हैंड्स, कि वो मोमेंटम से ऐसे करके पीछे को, यानी कि वो वाटर को फ्लो करेंगे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में और अपनी बॉडी को मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के। अगर दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं तो दूसरा एग्जांपल इसके अंदर क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, रनिंग पॉइंट्स। अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय हमारे हाथ की मूवमेंट कहां की तरफ होती है, यानी हैंड्स विल मूव ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल गो विद आवर बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस टाइप की जो कंडीशंस है ये एक्शन और रिएक्शंस की हैं। सो प्लीज गाइस, आई होप कि आप सभी लोगों को थ्री लॉ ऑफ मोशंस
समझ में आ गया होगा सभी को, मैंने प्योर एग्जांपल्स के थ्रू समझा रखा है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म था, वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। प्लीज लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू some equations of motions there. Please like and subscribe our channel. We always help you guys.